वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अगला केमिस्ट्री में, और उसी के आगे हम लोग का चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा। आपकी जो हेडिंग है, पांचवें नंबर की हेडिंग है, वो है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघट्य। अपघट्य, ठीक है। तो यहां पर पहले बात समझिए कि किसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य, किसे कहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब आप किसी वैद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हो, बात ध्यान से समझना, जब आप वैद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हो और वहां पर आप इलेक्ट्रोड रख देते हो, तो उनमें से एनायन जो है, आयन जो होते हैं, वो आपका वैद्युत अपघटनी जो विलयन है वो आपका आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और आयनों में जब टूट जाता है तो आपके आयन जो है इलेक्ट्रोडों पर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाते हैं। इसी घटना को क्या कहा गया है? इलेक्ट्रोलिसिस कहा गया है। तो लिखिएगा, जब वैद्युत अपघटनी विलयन में, अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयनों का इलेक्ट्रोडों पर जमा होना या चिपकना वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य कहलाता है। अपघट्य कहलाता है। ठीक है, इसी को आयनों का इलेक्ट्रोडों पर जमा होना ही क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्य कहलाता है। क्लियर हुआ? इसको किसने दिया था? तो इसको फैराडे ने दिया था। लिखिए, इसको फैराडे ने दिया था। फैराडे क्या थे? आपके वैज्ञानिक थे, फैराडे ने दिया था। क्लियर? अब आप नोट लिखिएगा, ठीक है, कि जिस पात्र में यह क्रिया होती है, जिस पात्र में यह घटना होती है, उस पात्र को ही क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, जिस पात्र में वैद्युत अपघट्य की क्रिया होती है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्लियर हुआ? अब मान के चलिए कि ये आपका क्या है? ये आपका कंटेनर है। ये क्या है? आपका कंटेनर है, मतलब पात्र है।
कंटेनर कह लीजिए या पात्र कह लीजिए, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या वैद्युत अपघटनी विलयन, वैद्युत अपघटनी विलयन। यहां पर ये इलेक्ट्रोड आपके लगा दिए गए हैं। एक ये इलेक्ट्रोड रहा और एक आपका ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये आपका क्या है, कैथोड है, क्या है, कैथोड है। ये आपका क्या है, एनोड है, क्या है, एनोड है। एनोड पे एनायन होते हैं, क्या होते हैं, एनायन होते हैं। एनोड पे क्या होता है आपका, एनायन होता है। एनोड पे आपका क्या होगा, एनायन होगा। एनायन, और इस पे कैटायन होगा। कैथोड पे कैटायन होते हैं। कैथोड जो होगा, कैथोड में धातु जमा होगी, क्या जमा होगी, धातु जमा होगी। जैसे Na+ है, क्या है, जैसे मान के चलो कि आपका यहां पर क्या है, Na+ है, तो कैथोड पे क्या होगा, ये कुल मिला के बेसिकली क्या होता है कि यहां से हमने एक बैटरी लगा देते हैं, और जैसे ही बैटरी हम लगाते हैं तो यहां से क्या होता है, करंट बहना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता है, भाई ये पॉजिटिव कैथोड है। कैथोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अभी आप पहले लिख लीजिए इसे, इतना बन गया। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा तो विद्युत धारा आपकी इस डायरेक्शन में बहेगी, और इधर से क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो यहां पर ये मान के चलो कि ये कैसा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, NaCl का। किसका है, NaCl का सॉल्यूशन है। तो इसमें Na+ और Cl-, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि कैथोड पर कैसा चार्ज, कैथोड में बेसिकली होता क्या है, कैथोड, ये कैटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिव, एनायन का मतलब क्या है, निगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसा है, एनायन पर निगेटिव चार्ज है। कैसे हैं, निगेटिव चार्ज है, एनायन पर निगेटिव चार्ज है, और कैथोड पर जो है ये आपके पॉजिटिव चार्ज हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, यानी कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और एनोड जो है पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचता है। तो पहले आप ये फिगर बना लो। अच्छा, इसी फिगर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये किसका फिगर है, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। पहले फिगर बनाओ तो फिर आगे बढ़े। अब इसमें देखिए तो डिपोजिशन ऑफ, हम क्या देखते हैं, अब आयन देखते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, डिपोजिशन ऑफ आयन, डिपोजिशन ऑफ आयन, आयनों का जमना, आयनों का जमा होना। भाई किस एनोड, किस इलेक्ट्रोड पे क्या क्या जमा होगा। तो देखिए जो आपका कैथोड होगा ना, ठीक है, पहला कैथोड पर, कैथोड पर,
कैथोड पर आपको पता है कि कैथोड कैसा होता है, कैथोड पर धातु रहती है। क्या रहती है? कैथोड पर धातु जमा होती है। तो जब इस पर धातु जमा हो जाएगी तो यानी कि ये इस पर क्या रहेगा, यानी कि कैथोड कैसा होता है, धातु जमा होगी, मतलब कि इसमें क्या रहेगा, धनायन रहेगा। क्या रहेगा? धनायन। धनायन होता है। ठीक है, अब ये धनायन होता है तो धनायन में क्या आएगा भाई, धनायन अपनी तरफ क्या आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या करेगा, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आता है। कैथोड पर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि जैसे मान के चलो कि हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया था, NaCl लिया था, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला चार्ज होता है तो Na प्लस, अब प्लस यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, Na। और यहां पर आवेश, अब ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करे भाई, इसका मतलब क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है आ सकता है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, कर दिया, दे दिया, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और ये क्या हो गया, पूरा हो गया भाई, जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो यहां पर कितना हो गया चार्ज, 0। यानी कि यहां से देखो तो देखो यहां पर अभी ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीकरण संख्या कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि यदि प्लस का है तो यहां पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 1, और यहां पर कितनी है, 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, यानी कि इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या है, अपचयन। अपचयन हो रहा है। ठीक है, कैथोड हो गया। फिर बात आती है एनोड की। भाई दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो अब देखते हैं एनोड पर। एनोड पर, तो एनोड पर पता है कि कैसा क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है, ऋणात्मक आवेश होता है। क्या रहता है, ऋणात्मक आवेश रहता है। अतः यह धनायन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। धनायन को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो यानी कि एनोड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एनोड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे यहां पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन किस में रहता है, Cl माइनस में, ये 2 माइनस का है। तो यहां से क्या दिए दे देगा, इस पर धनायन आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, Cl2। क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो माइनस से कहां पर आ गया, प्लस में, यानी कि इधर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी कि क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीकरण। तो आप क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे कि वैद्युत अपघट्य एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें कैथोड पर अपचयन तथा एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। छाप लो।
अब अगला पॉइंट है, लिखिएगा, यदि Al2SO4 का होल थ्राइस का वैद्युत अपघट्य करें तो यदि एल्युमिनियम +3 के एल्युमिनियम +3 के 30 आयन 30 आयन कैथोड पर जमा होंगे तो 45 SO4 2- आयन एनोड पर जमा होंगे। देखो बात समझो भाई, एल्युमिनियम के कह रहा है कि 30 आयन है, यानी कि एल्युमिनियम कितना है, 2 एल्युमिनियम है, तो एक एल्युमिनियम में कितने आयन होंगे, 15। तो वही कह रहा है कि SO4 के तो एक में कितने हैं, 15 हैं, एक में कितने हैं, 15 आयन है। तो क्योंकि ये क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, इस वजह से यहां पर क्या होगा, देखो पहले बात समझो भाई, Al2 के कितने हैं, 2 हैं, तो 2 बराबर कितना है, 30 है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 15। तो SO4 के कितने हैं, 3 है ना, तो यहां से 3 के कितने हो जाएंगे, 15 गुणे 3, मतलब 15×3 45। बात समझ में आई। तो यही है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप वैद्युत अपघट्य करते हैं तो आपका जो विलयन रहता है वो उदासीन रहता है, यानी कि जब लिखिएगा कि वैद्युत अर्थात वैद्युत अपघट्य क्रिया के दौरान विलयन उदासीन रहता है, विलयन उदासीन रहता है। उतार लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि वैद्युत अपघट्य के नियम कितने हैं, या वैद्युत अपघटन के नियम कितने हैं। वैद्युत अपघटन के नियम, अपघटन के नियम, तो भैया इसके 2 नियम है। पहला है फैराडे का प्रथम नियम। ये क्या कहता है कि विद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, ये किताब की लैंग्वेज है। अब देखिए कि इसका मतलब क्या है। ये क्या कह रहा है कि जब आपने क्या किया कि उसमें आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, यानी कि वैद्युत अपघटनी विलयन में जब आप क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये कह रहा है कि जो आयन, अब क्या होगा कि आयन अलग अलग होंगे। जब करंट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, आयन में वैद्युत जो अपघटनी जो विलयन है वो आपका आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब आयन में टूट जाएगा तो जो आपके जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उन पर आयन जाके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो कह रहा है कि जो आयन का जो वेट होगा, जो भार होगा, वह किसके बराबर होगा। तो वही कह रहा है कि इसमें जो उसकी जो मात्रा है ना, जो जमा हो रहा है, जो इलेक्ट्रोड पर जमा आयनों की जो भार है वो क्या है, वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब जो आयनों को जो वेट होगा वो उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या अनुक्रमानुपाती होगा, या एक तरीके से समानुपाती होगा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या विद्युत अपघटन क्रिया के
दौरान इलेक्ट्रोडों पर जमा आयनों का भार प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, वही चीज लिखी है, समानुपाती होता है। यानी कि क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि W मतलब जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के, विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसी समय पर ना होगा ना भाई, तो यानी कि ये समय के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि एक साथ यदि लिखूं तो ये IT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और I इंटू टी क्या होता है, आवेश होता है Q, विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, मानुपाती होता है। ये क्लियर हुआ। और यहीं से यदि मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूंगा तो एक कांस्टेंट क्या आ जाता है, Z, क्या आ जाता है, Z इंटू क्यू, या W बराबर Z इंटू क्यू की जगह पे I इंटू टी। ये दो फार्मूले बन गए। अब देखो कि ये है क्या, आप फिर से इसको हम बना लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बना लिया। ये आपने क्या किया, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। जब फॉर एग्जांपल NaCl, नमक पाल का घोल है, नमक और पानी का। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। यहां पर आपने क्या किया है, एक तार बैटरी लगा दिया है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर मूव करेगी। क्लियर। यानी कि इस पर क्या होगा कि मेटल आकर, अब ये क्या होगा ना कि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आकर क्या होंगे, इस पर जमा होंगे, पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आकर के क्या होंगे, जमा होंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो जमा हो रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोड, तो इसी का जो भार है, इसका जो भार है, ये क्या है, वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। कैथोड पर कितना आयन का जो द्रव्यमान है, कितना आयन का जो भार है, वो कितना आयन इस पर डिपॉजिट हो रहा है, ये उसको बताया गया है। और ये किस में होगा, जो वेट होगा, जो भार होगा, वो किस में होगा, ग्राम में होगा। वेट किस में होगा, ग्राम में। तो चलिए इतना लिख गया हो तो फिर आगे बढ़े, लिख गया होगा आई होप। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए, W बराबर Z इंटू I इंटू टी। ठीक है, आई होप लिख गया होगा, लिख गया। चलो हटा दें, हटा देते हैं। तो
तो मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों को ये सब सारी चीजें देखते जाना है कि क्या क्या है। क्लियर? जैसे वेट क्या है, ये W क्या था, तो W क्या है, आयन का भार। लिखिएगा आयन का भार किस में है, ये ग्राम में लिखेंगे। किस में? ग्राम में। I क्या है, विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। किस में होगी? एम्पियर में। ठीक है। T क्या है, समय है, कितने समय तक धारा प्रवाहित कराई या आवेश प्रवाहित कराया, ये क्या है, T है। T समय है कि समय किस में होगा, सेकंड में। Q क्या है, आपका आवेश है, और आवेश किस में होगा, आपका कूलाम में। ठीक है। और जो आपका Z है, ये आपका क्या है, ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और ये किस में होगा, ग्राम पर कूलाम में। किस में होगा, ग्राम पर कूलाम में। लिखो, ये किस में होगा, ग्राम पर कूलाम में। ग्राम पर कूलाम में होगा, या ग्राम पर एम्पियर सेकंड, जो भी आप कह सको, या और ग्राम पर एम्पियर सेकंड, ये चीज। ठीक है। तो अब देखो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, ये देखें ना, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो ये क्या है कि लिखिएगा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। भाई ये तो और सारी चीजें तो पता है, ये नहीं पता है कि ये क्या है। तो ये क्या है, ये क्या है, आयन का क्या है, भार है। लिखिएगा जब एक एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कराई जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर जमा आयन का भार, जमा आयन का भार वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तुल्यांक कहलाता है। क्लियर? यानी कि W बराबर JIT है, और ये I क्या है, 1 एम्पियर है, समय क्या है, 1 सेकंड है। यानी कि W लिखेगा, यदि I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z के। तो यही वो चीज है। या आप क्या कह सकते हैं, या यदि Q बराबर क्या है, 1 कूलाम है, 1 कूलाम है, तो W बराबर क्या होता है, Z इंटू Q। तो W बराबर कितना हो जाएगा, Z इंटू 1, यानी कि W बराबर कितना हो गया, Z के बराबर हो गया। छाप लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ें। अब देखिए, अब एक चीज आता है कि आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। तो लिखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन में
इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ये क्या होता है, देखो ध्यान से समझना भाई, एक मोल में कितने अणु होते हैं, Na आवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, और इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही तो होता है, इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश यही होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये किसके बराबर होता है, Na 6.023 गुणे 10 की पावर 23 गुणे ये इलेक्ट्रॉन किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, और ये होता है मोल इनवर्स में। तो यहां से ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लियरली 9, ये इतनी संख्या होती है, ये कितना आ जाएगा 96487 कूलम, ठीक है। इसी को हम अप्रॉक्सीमेट क्या मान लेते हैं, 96,500 कूलम, और ये क्या होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है, यही क्या होता है 1 फैराडे। ये क्या होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। तो अब देखिए कि क्या है, हमें जेड की वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ जेड लिखिएगा, जेड का मान, जेड क्या है, वही वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड। तो माना कि एक कोई धातु है M जिस पर N चार्ज है, कितना चार्ज है, N चार्ज, यदि उसको N इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, N इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, तो वो आपका मेटल बना लेगा, ठीक है। यानी कि यदि एक मोल, यानी कि यदि मैं 1 मोल मेटल दे रहा हूं, यानी 1 मोल Mn+3 में N मोल इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, N मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश आया है इतना, ठीक है। तो यहां से ये जो इसका जो हम मोल लिखेंगे M मोल, ये किसमें होंगे, ये इनका क्या लिखेंगे, इनका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, और वो भी किसमें होगा, ग्राम में। यहां पर इसका जो लिखा जाएगा मेटल का, वो मॉलिक्यूलर वेट लिखा जाएगा, वो भी किसमें होगा, ग्राम में होगा। तो यानी कि N मोल में कितने आपके आवेश हो जाएगा, यदि मैं आवेश की बात करूं, क्योंकि देखिए जेड का मान क्या है कि भाई कितना आवेश, भाई जेड का मान क्या है, जेड का मान यह है कि भाई आप जो है, जो जेड का मतलब क्या है, पहले बात समझो। जेड का मतलब यह है कि आपने विद्युत अपघटनी विलयन को करंट प्रोवाइड कराया, उसमें आवेश आपने क्या किया, प्रवाहित किया। तो कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं वो उसके भार के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से n मोल इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, इतना आया है। तो n मोल का कितना हो जाएगा, n गुणे 96500 कूलम, इतना आवेश आपका रहेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इतना आवेश, ध्यान से समझना, ऊपर वाले को हटा दूं, पहले नोट कर लो, आप नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिया, चलो थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्या कह रहा है कि इतने आवेश में, ये जो आपका आवेश है 96,500, इस आवेश में, इतने कूलाम के आवेश में, कूलाम के आवेश में इतने ग्राम जो है, इतना मॉलिक्यूलर वेट क्या बन रहा है, मेटल बन रहा है। इतने मॉलिक्यूलर वेट जो है एटम का क्या हो रहा है, जो इतना जो आवेश है जो डिपॉजिट होने में, इतना कूलाम चार्ज
डिपॉजिट, जो डिपॉजिट हो रहा है, जो उसमें जमा हो रहा है, उसके लिए कितने की जरूरत है? मॉलिक्यूलर वेट की। ठीक है, तो 1 कूलाम चार्ज के लिए 1 कूलाम जो है यदि आवेश दिया जाए तो 1 कूलाम में कितना आयन जो डिपॉजिट हो रहा है, आयन डिपॉजिट, जो आयन जो है उस पर जो जमा हो रहा है वो कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n इंटू 96500। ठीक है, अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है, और यही क्या है आपका z के बराबर है, क्योंकि यही तो है बोला है कि, ध्यान से समझो, यही है z, मुद्दे की बात यही है z। अब थोड़ा सा यदि समझ जाओगे तो हो जाएगा कि 1 कूलाम आयन जो डिपॉजिट हो रहा है वही किसके बराबर है? वो z के बराबर होता है परिभाषा से, कि 1 कूलाम आवेश, भाई अभी लिखा था ना कि यदि आवेश बराबर 1 कूलाम हो जाए, यदि Q बराबर 1 तो W बराबर क्या होता था Z के बराबर हो जाता था। तो वही कह रहा है कि कितना वेट जो डिपॉजिट हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट के, भाई इतने कूलाम जो चार्ज है, जो आयन है, जो आयन आपका डिपॉजिट हो रहा है वो कितने में हो रहा है? इतने में। भाई इतना आवेश जो है, इतने कूलाम का जो आवेश है उसके लिए इतना मॉलिक्यूलर वेट चाहिए मेटल का, तो लिख दिया इतना मॉलिक्यूलर वेट जो है डिपॉजिट हो रहा है। कह रहा कि फिर 1 कूलाम में कितना हो रहा है? तो 1 कूलाम में इतना हो रहा है, और यही किसके बराबर है? Z के बराबर है। हो गया। यदि आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, आपको पता है EW, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, पता है ना? हाँ, पता है कि नहीं पता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर का मतलब क्या है कि यहां पर कितना उस पर धन आवेश है या ऋण आवेश है। ठीक है, मेटल पर कितना धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो यहां पर हम कितना माने? n है, तो ये डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहां से ये इतना है, तो अब मैं नीचे का यदि आपने छाप लिया हो तो लिख दें। चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा, आप बेसिकली देखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n बराबर क्या है? इक्विवेलेंट वेट। यानी कि z बराबर क्या हो गया आपका? z बराबर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n की जगह पे क्या लिखना है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। दैट्स इट। ठीक है, छाप लो, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। देखिए, अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल के लिए लिखिएगा, फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? पहला W बराबर क्या पढ़ा था? ZI इंटू टी। तो ZI इंटू टी यानी कि W बराबर कितना हो जाएगा? Z की जगह पर ये इक्विवेलेंट वेट, ये EW क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट है, और ये I T डिवाइडेड बाई 96500। एक फार्मूला तो ये रहा। दूसरा फार्मूला W बराबर क्या था? Z इंटू क्यू था, तो वहां से ये W बराबर कितना हो जाएगा? EW डिवाइडेड बाई 96500। तीसरा आप क्या बना लोगे कि यही जो है आपका क्या है? Q/96500, ये आपका क्या है? फैराडे है। क्या है? Q/965, ये आवेश डिवाइडेड बाई
9650 ये क्या होता है, फैराडे होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू फैराडे। ठीक है, फैराडे बराबर क्या होता है, फैराडे बराबर होता है Q अपॉन 96500। ये F क्या है, फोर्स नहीं है, फैराडे है। F फोर्स नहीं है, फैराडे है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फैराडे बराबर एक चीज और क्या होता है, फैराडे बराबर होता है, फैराडे बराबर हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, या यहां से निकालोगे तो फैराडे आपको कितना आ जाएगा, फैराडे बराबर आ जाएगा यहां से वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये 3-4 फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लेना। ठीक है, नोट कर लो भाई, नोट करो। अगला लिखिएगा, इक्विवेलेंट ऑफ आयन डिपॉजिटेड, मतलब कितने आयन जो है उस पर जमा हो रहे हैं, जमा हुए आयनों का तुल्यांक बराबर होता है फैराडे पास्ट। फैराडे पास्ट, कितना फैराडे जो है पास हुए, ये लिख लीजिए, जमा हुए आयन का तुल्यांक बराबर फैराडे। ठीक है, तो ये जो तुल्यांक है, इक्विवेलेंट है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है मोल इनटू एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर। और ये क्या है, ये तो फैराडे ही है, ये क्या है, फैराडे के बराबर है। अब यहां से यदि मैं मोल निकालूं तो मोल बराबर कितना हो जाएगा, फैराडे डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। अतः कितने मोल जो है डिपॉजिट हो रहे हैं, मोल्स ऑफ आयन डिपॉजिटेड, ठीक है ना, मोल्स ऑफ आयन डिपॉजिटेड is equal to Faraday divided by X factor, X factor। तो ये चौथा फार्मूला, इनको आपको याद रखना है। मोल ऑफ आयन डिपॉजिटेड मतलब क्या है, जमा हुए आयन के मोल इज इक्वल टू फैराडे अपॉन एक्स फैक्टर, फैराडे डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। बस दैट्स इट, ये वही हिंदी में लिख दिया है और कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको लिखिए। तो फिर अब हम क्या करेंगे, दूसरा नियम देखेंगे फैराडे का। ठीक है भाई, वैद्युत अपघटन के 2 नियम थे, पहला नियम पढ़ चुके। चलिए अब द्वितीय नियम पढ़ते हैं। फैराडे लिखिएगा, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, इसमें देखिए क्या है कि इसने 2 आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिए हैं। ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये आपके 2 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, ये आपने क्या किया, ये आपने इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। यहां से आपने क्या किया,
ये जब आपने इसको यहां से जोड़ा तो ये ऐसे, ये प्लस, ये माइनस, ये भी, और इनको आपस में जोड़ दिया, तो आपका इससे क्या हुआ कि ये आपका सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट आई आपका इधर आएगा, वो इधर से होते हुए करंट आई इधर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द्वितीय नियम क्या कहता है कि यदि, लिखिएगा एक मिनट यहां से थोड़ा सा लिख लीजिए कि ये इनका कैसा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजक में, इसमें क्या होता है कि आपका धारा समान रहती है और समय भी क्या रहता है, समान रहता है। जब धारा समान रहेगी तो समय क्या रहेगा, समान ही रहेगा। चलिए, यदि ये सॉल्यूशन नंबर 1 है आपका और ये सॉल्यूशन नंबर 2 है, ठीक है, इसके लिए जो वेट है, जो इसका जो भार होगा, मतलब कितना जमा हो रहा है, ये भार आपका W1 है। इक्विवेलेंट वेट इसका यदि W1 है, और जो इसका जो आपका क्या है कि जो तुल्यांकी है Z है वो Z1 है। इसके लिए ये W1, W2, EW2 और ये Z2 है। अब ये द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि यदि, क्या कहता है कि यदि हम 2 या 2 से अधिक विलयनों को, हम 2 या 2 से अधिक विलयनों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। यदि हम 2 या 2 से अधिक विलयन को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो होता क्या है कि इसका जो आयन, जो आयनों का जो वेट जो है, जो आयनों का जो भार है, जो उसमें मतलब इन कैथोड पर, इलेक्ट्रोडों पर क्या होगा, जो जमा होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनके इक्विवेलेंट वेट के या इनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। तो लिखिएगा, यदि मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, यदि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले आयनों का भार, आयनों का भार इन विलयनों के तुल्यांकी भार या तत्तुल्यांकी भार या रासायनिक या वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यहां से देखो तो यहां से यदि मैं W1 बराबर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, W1 बराबर आपका होता है Z1 I इंटू टी। ठीक है, और इसी तरीके से W2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 I इंटू टी, क्योंकि ये क्या है, श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में धारा और समय क्या रहता है, समान रहता है। तो यहां से समीकरण नंबर 1 और 2 को यदि आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, W1 अपान W2 इज इक्वल टू
Z1 अपान Z2। और इसी तरीके से यदि आप इनकी वैल्यू रख के देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड। तो ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है, याद रखिएगा ये सब सारी चीजें, क्योंकि यदि याद रहेंगी तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। तो नोट करिए इसे, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि NaCl के विलयन में 30 मिनट तक 100 मिली एम्पियर की विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित कराई जाती है। तो कह रहा है कि सोडियम आयन तथा क्लोरीन आयनों का इलेक्ट्रोडों पर कितना भार जमा होगा। कितना भार होगा पूछने का मतलब ये कितना भार जमा होगा, इसका भी एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आपको पता है कि W बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाई 96500। ध्यान से देखो तो यही है। अब आपको हमें किसका निकालना है, आयन का। भाई आयन का वेट चाहिए ना, तो इक्विवेलेंट वेट भी आपका ये किसका होगा, आयन का होगा। ठीक है, ये तो धारा तो वही रहेगी I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500। I आपको कितना दिया हुआ है, I आपको दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर। कितना दिया हुआ है, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 100 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लो। T आपका किस में हो जाएगा, समय 30 मिनट दिया हुआ है, मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। तो 30 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या पता है कि सोडियम आयन, जो सोडियम आयन का इक्विवेलेंट वेट होता है ये होता है 23 होता है। ये आपको जो है पहले से रटा होना चाहिए, ठीक है ना। और जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन आयन का होता है ये आपका होता है 35.5। कितना होता है, 35.5 होता है, 35.5 होता है ये। और ये सब किस में होते हैं, ग्राम में, ठीक है ना। चलो तो अब देखो यहां से, तो जब आप वेट निकालोगे तो यहां से वेट बराबर कितना है, ये आप सोडियम आयन का निकालो Na+ का, तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, सोडियम आयन का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम आयन का कितना है, 23 गुणे I कितना है, 100 गुणे 10 की पावर -3 गुणे T आपका कितना है, समय 30 गुणे 60 बटे ये कितना हो जाएगा 96500। दैट्स इट। फिर आप क्लोरीन आयन का निकालो। देखिए इसको सॉल्व कर लेना आप, मेरे को नहीं पता कितना आएगा, लेकिन ये इतना ही रहेगा, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्लोरीन आयन कितना है, 35.5 गुणे 100 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 30 गुणे 60 बटे 96500। ये आपका वो भी किस में आएगा, ग्राम में। बस दैट्स इट, इतना ही तो आपको करना है। देखिए सब सारी चीजें पता थी, आपने निकाल लिया। नोट करो तो फिर अगला क्वेश्चन करें। देखिए अब आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट विलयन में 0.1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2 ग्राम कैल्शियम धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। तो बताइए कि क्रिया में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अभी आपने पता है आपको कि W बराबर क्या होता है, ZIT। ठीक है, आपको ये भी पता है कि W बराबर कितना होता है, EWIT डिवाइडेड बाई 96500। अच्छा EW बराबर आपको ये भी पता है कि EW बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। अच्छा पिछले क्वेश्चन में एक्स फैक्टर क्या था, हर दोनों का सेम था, तो इस वजह से इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे। एक्स फैक्टर दोनों में एक एक था ना, लेकिन यहां पर एक्स फैक्टर कितना है, 2 है, तो इस वजह से इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसके। तो यानी कि अब मैं इसको W क्या लिख सकता हूं, W इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट IT डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर इंटू 96500। अब ये मॉलिक्यूलर वेट जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हम किसका निकाल रहे हैं, कैल्शियम का। Ca+2 होता है इसमें चार्ज,
तो मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम की कितना होता है 40। आई कितना है, धारा बोला है कि 0.1, समय बताया है कि हमें समय निकालना है, और डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, तो एक्स फैक्टर कैल्शियम में कितना चार्ज है प्लस का 2, तो यहां से 2 गुणे और ये 96, एक्स फैक्टर तो वही था 2 था 96500। अब यहां से देखो तो ये आपका कैल्शियम का कितना दिया हुआ है 2, ये 40 गुणे 0.1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। यहां से टी का मान जब आप निकालोगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आपका आ गया है, टी बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे 96500 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये कैंसिल, लेकिन ये तो टी आपका किस में आया है 96500, ये आया है आपका सेकंड में। ठीक है, किस में आया है, ये आपका सेकंड में आया है। और इसको जो है आप क्या करेंगे 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये किस में आ जाएगा, तो t बराबर 96500 डिवाइडेड बाई 60, ये आपका आ गया मिनट में। ये आप निकालो तो कितना आ जाएगा, निकाल लो, 6 एकम 9650 डिवाइडेड बाई 6, 6 एकम 6, 3 6 6 36, 5 भाग में 0, 8 6 48। ठीक है, लगभग ये आपका कितना आ जाएगा 1608 मिनट। ठीक है, उतार लो। देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि यदि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड विलयन में 965 कूलम आवेश क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो बताइए कि कैथोड पर कितना कैल्शियम धातु जमा होगी तथा मोल भी बताइए, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यदि आप ध्यान से देखो तो W बराबर कितना होता है Z इंटू क्यू, क्योंकि यहां पर आवेश दिया हुआ है। W बराबर कितना होता है EW इक्विवेलेंट वेट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 96500, यही होता है। इक्विवेलेंट वेट जो बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। अच्छा, कैल्शियम में का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो इक्विवेलेंट वेट यदि मैं कैल्शियम की बात करूं, किसकी बात करूं, कैल्शियम की, तो इसमें +2 रहता है, तो यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का कितना होता है 40 बटा, और एक्स फैक्टर कितना धातु लगी है 2, तो ये 2 धनात्मक आयन है, तो 2 का क्या हो गया डिवाइड हो गया, यानी कि ये हो गया 20। तो अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो, और तो यहां से वेट आपका कितना आ जाएगा, वेट बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट कितना आ गया 20, आवेश आपको दिया हुआ है 965 डिवाइडेड बाई ये कितना दिया हुआ है 965 का 5 का 5, ये आप काट दोगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि वेट बराबर आ गया 20 बटा 100, यानी कि 1/5, यानी कि वेट आ गया आपका, ढंग से देखो तो 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। अब कह रहा है कि मोल पूछा है, तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपका कितना है 0.2 ग्राम, अभी निकाला, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 है। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ मोल। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपके आंसर हैं, ये 2 निकाल लीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, केवल इसी पर बेस्ड ही आएंगे, तो नोट करो। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि यदि एल्युमिनियम क्लोराइड के विलयन से
0.01 फैराडे गुजरते हैं तो एल्युमिनियम आयन के कितने मोल जमा होंगे? तो आपको पता है मोल ऑफ आयन डिपॉजिटेड, मोल ऑफ आयंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या होता था? फैराडे डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर, फैराडे डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। अच्छा, एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम में क्या होता है भाई? एल्युमिनियम यदि टूटेगा तो किसमें आएगा? एल्युमिनियम में +3 चार्ज आता है। क्या आता है? +3 चार्ज। तो इस वजह से एल्युमिनियम में एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा? एक्स फैक्टर आपका 3 हो जाएगा। तो यहां से फैराडे कितना है? 0.01 डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर 3। दैट्स योर आंसर। छाप लो। देखिए बहुत ही आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है, करो इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है धातु के आयनों का मोल अनुपात क्या होगा यदि 3 बिलियन दिए हुए हैं, AgNO3, CuSO4 और FeCl3, ये आपके 3 बिलियन दिए हुए हैं और बोला है कि हर 1 बिलियन से 0.5 फैराडे क्या होता है? गुजरता है। 0.5 फैराडे क्या होता है? गुजरता है। तो आपसे पूछा है कि कितने धातु के आयनों का मोल अनुपात कितना होगा? तो देखिए आपको पता है कि मोल्स ऑफ आयन डिपॉजिटेड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? फैराडे डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर, यही होता है। तो कोई बात नहीं। तो किसके मोल की बात करें? मोल किसके? धातु के आयन की, मतलब Ag+ की बात करें तो Ag में, क्योंकि इसमें प्लस ही रहता है, एक आवेश रहता है, तो फैराडे कितना है? 0.5 बटा एक्स फैक्टर 1। इसी तरीके से किसका मोल? कॉपर का। तो कॉपर में +2 चार्ज रहता है तो एक्स फैक्टर आपका कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। फिर मोल किसका? आयरन का। तो आयरन में +3 चार्ज रहता है, इस वजह से यहां पर कितना हो जाएगा? 0.5 बटा 3। ये सब, और इनका सबका आपको अनुपात चाहिए, मतलब मोल ऑफ Ag प्लस अनुपाते मोल ऑफ कॉपर +2 का अनुपाते मोल ऑफ Fe+3। तो ये कितना हो जाएगा? ये अनुपात आपका बराबर हो जाएगा किसके? 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 × 3 × 2, 6:3:2। नोट करो। देखिए यहां से क्या कह रहा है? धातु के आयनों का भार अनुपात ज्ञात करना है। यदि कह रहा है कि 1 फैराडे 3 बिलियन हो, NaCl, AlCl3 और MgSO4 से गुजरती है, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं? सिंपल सी बात है। W बराबर क्या होता है? EW IT डिवाइडेड बाई 96500। अब ये सब में क्या है? सेम है। तो क्या अंतर है? EW का अंतर है। क्या? किसका अंतर है? EW का। और EW बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो यहां से क्या हो जाएगा कि यदि मैं EW किसका? धातु का चाहिए तो Na+ में क्या रहेगा? 1 ही रहता है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 23 रहता है, एक्स फैक्टर 1, तो ये 23 हो गया। ठीक है। और एल्युमिनियम में +3 चार्ज रहता है, तो एल्युमिनियम में कितना होता है? 27 बटा 3, तो ये आपका हो जाएगा 9। इसी तरीके से AW आपका किसका? मैग्नीज का। मैग्नीज में प्लस का 2 चार्ज रहता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 24 रहता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, और ये 2, तो ये कितना हो गया? 12। अब क्योंकि यार ये हर एक जगह पे आप W1 निकालो ना, W1 मतलब कि NaCl के लिए, किसके लिए है? सोडियम का। तो ये EW सबके लिए कितना है? 23 × I × T डिवाइडेड बाई 96500। ये समीकरण नंबर 1 दे दो। फिर W आप निकालो किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। तो ये आप निकालोगे तो एल्युमिनियम के लिए कितना है? 9 × IT डिवाइडेड बाई 96500।
50। और यहाँ से आप W आप किसके लिए निकालो, मैग्नीशियम के लिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 गुणे I गुणे T डिवाइडेड बाई 96500। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। इन तीनों समीकरण को आपस में क्या कर दो, भाग कर दो, मतलब कि W1 इज इक्वल इज टू W2 इज टू W3, ये क्या कितना आ जाएगा 23 इज टू 9 इज टू 12। ये आपका बाहर का अनुपात आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करिए इसे, तो फिर अगला क्वेश्चन करें। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से 0.02 मोल कॉपर निकालने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, आपको सबको पता है, क्या पता है। ठीक है, देखिए जब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ना, तो 1 मिनट आप पॉज करके ट्राई किया करो। ठीक है, देखिए बाकी मैं तो लगा ही दूंगा, मेरे लगाने से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से आपको ही लगाना है। क्लियर? तो चलिए, आपको क्या पता है, मोल्स ऑफ आयन डिपॉजिटेड, मोल्स ऑफ आयन डिपॉजिटेड इज इक्वल टू फैराडे डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। ये किसकी बात कर रहा है, कॉपर की। तो कॉपर आयन के कितने मोल हैं 0.02 इज इक्वल टू फैराडे डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। तो कॉपर में कितना चार्ज रहता है, प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 2। तो फैराडे इज इक्वल टू कितना आ गया, फैराडे का मान आ गया 0.04। अच्छा, आपको पता है कि फैराडे बराबर क्या होता है, एक फैराडे इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। तो यहां से आप रखोगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। तो यहां से Q इज इक्वल टू आ जाएगा 0.04 इंटू 96500, और जो आए वो आपका कूलॉम में आंसर। देखो कितने आसान है, बस फार्मूला याद होना चाहिए, और ये सब क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, नोट करो, तो फिर अगला क्वेश्चन करें। देखिए एक चीज आपको नोट डाल के लिखिएगा कि वैद्युत अपघटन में क्या होता है कि आपका एनोड का तुल्यांक बराबर कैथोड का तुल्यांक होता है। कैथोड का तुल्यांक, इसको देखो आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ एनोड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या, कैथोड। अब देखो थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये फार्मूला है इलेक्ट्रोलिसिस पे, देखो आसान है। इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या कह रहा है कि क्या होता है, जो आपका एनोड पर तुल्यांक होता है वही किसका होता है, कैथोड के तुल्यांक के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो तुल्यांक में क्या होते हैं, इक्विवेलेंस बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट यानी कि तुल्यांक बराबर होता है, इसके 3-4 फार्मूले हैं, वो आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके 3-4 फार्मूले हैं, वो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो पहला क्या होता है, मोल गुणे एक्स फैक्टर, मोल गुणे एक्स फैक्टर। दूसरा होता है ये वॉल्यूम बटे इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम मतलब आयतन बटे तुल्यांक आयतन।
आयतन बटे तुल्यांक आयतन, और ये भी बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये तो ये 3 फार्मूले हैं, इनको भी ढंग से याद कर लेना। देखिए ये सब सारी चीज़ें क्लास 11th में हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है 11th में, वही सब सारी चीज़ें यहाँ पर यूज हो रही हैं, उनके फार्मूले का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए आज जो है इस पर 2 क्वेश्चन करने के बाद आज के लेक्चर को हम लोग करेंगे खत्म, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ें। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड के विलयन में जो है वैद्युत अपघटनी की क्रिया हो रही है, और उसमें कह रहा है कि उस क्रिया में 1.8 ग्राम मतलब 1.8 ग्राम एल्युमिनियम जो है कैथोड पर जमा हो जाता है। कहता क्या है कि क्लोरीन गैस का एनोड पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी आपको मैंने बताया है कि इक्विवेलेंट ऑफ एनोड ये किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड के, इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड के बराबर होता है। कैथोड का मतलब यहां पर क्या है, एल्युमिनियम है, और यहां पर क्या है यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम के, यही है। और यहां से इक्विवेलेंट की ये वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम अपान क्या होता है, ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम अपान इक्विवेलेंट वॉल्यूम, यही होता है। और ये बराबर किसके होता है, वेट अपान ये वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। और यहां से वॉल्यूम आपको क्या करना है, निकालना है, यानी V। और इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम का कितना हो जाता है क्लोरीन गैस का, ये होता है STP पर 11.2 लीटर, कितना होता है 11.2 लीटर, इज इक्वल टू वेट कितना दिया हुआ है 1.8 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर, यही होता है। यहां से यदि आप देखो तो वेट वॉल्यूम कितना हो गया देश 1.8 बटे मॉलिक्यूलर वेट एल्युमिनियम की कितना होता है 27 बटे एक्स फैक्टर 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा V अपान 11.2 इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 9 दूनी 18 मतलब कि 0.2, V इज इक्वल टू 0.2 गुणे 11.2 लीटर, ये लीटर है, LTR लीटर, ठीक है। इतना आपका आंसर आएगा, गुणा भाग करके देख लेना। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करो। देखिए ये क्या कह रहा है कि कॉपर हाइड्राइड विलयन की वैद्युत अपघटन क्रिया में 2 ग्राम हाइड्रोजन एनोड पर जमा हो जाता है। किस पर, एनोड पर जमा हो जाता है। कह रहा है कैथोड पर कॉपर आयन का भार क्या होगा, और कॉपर आयन का मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 63.5। तो यहां से देखिए आपको पता है कि इक्विवेलेंट ऑफ एनोड इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड, ठीक है। एनोड पर क्या है, यानी कि लिख लो एक बार फिर से, एनोड पर है आपका हाइड्रोजन और कैथोड पर आपका क्या है, कॉपर। तो यहां पर क्या कह रहा है कि 2 ग्राम, ये बराबर क्या होता है, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये हाइड्रोजन के बारे में बात होगी यहां पर, और यहां पर वेट अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसके, कॉपर के बारे में बात होगी। हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 1 होता है, और उसका एक्स फैक्टर भी 1 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट भी 1 है और एक्स फैक्टर भी 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया है 1।
यहां से आ जाओ तो मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या करना है, ये वेट आपको क्या करना है, निकालना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 63.5 डिवाइडेड बाय 2 एक्स फैक्टर। देखिए भाई इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। ये आपको याद हो गया होगा, अभी तक कितनी क्वेश्चन में यूज हुआ है। रख दिया, 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी W बराबर आपका कितना आ गया 63.5 ग्राम। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पर आपका एक चैनल है, क्या नाम है उसका, ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर बहुत ही जल्द आप लोगों के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं टेस्ट लेना शुरू करूंगा। ठीक है, जैसे ही आपका केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स में आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, केमिस्ट्री में आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर, हम लोग टेस्ट शुरू कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।